आज हम लोग चर्चा पर्यावरण की करेंगे। यह टॉपिक केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे जनजीवन से भी जुड़ा है। यदि हम चाहते हैं कि हम सतत विकास करें, टिकाऊ विकास करें, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। इसलिए कहा गया है कि पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। अगले नारे की बात करें तो जन जन संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। वहीं पर अगले नारे की बात करें तो पेड़ पौधे हैं पर्यावरण की पहचान, मत करो इनका नुकसान। वहीं पर अंत में एक नारे की बात करते हैं कि कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। इन नारों से आप समझ ही गए होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब हमारे सामने यह यक्ष प्रश्न उठता है कि ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है और मानव पर्यावरण संबंध क्या है। पर्यावरण की संरचना के कितने घटक हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उपाय हैं। अब हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। अब हम एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि पर्यावरण कहते किसे हैं। तो अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। यह इन्वार्न प्लस मेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। जो इसका इन्वार्न शब्द है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है, और अगर मैं इसका पूरा अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है ऑल राउंड, अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। वहीं पर हिंदी में इसके लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है, ढके हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन जब ये परिभाषा हम देते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन घेरे है, किसको घेरे हैं। अर्थात अब इन प्रश्नों का जवाब दें तो जो मानव होता है, जीव जंतु होता है, हम पशु पक्षी, इनकी बात कर रहे हैं कि ये घिरे हुए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कौन इन्हें घेरे है। तो हम बात करते हैं कि हमें चारों तरफ से वायुमंडल ने घेरा है, हमें चारों तरफ से स्थल मंडल ने घेरा है, हमें चारों तरफ से जल मंडल ने घेरा है, हमको चारों तरफ से जैव मंडल ने घेरा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी एक घटक का नाम न होकर अनेक घटकों के सम्मिलित स्वरूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। हमने चर्चा के दौरान ये कहा कि पर्यावरण किसी एक घटक का नाम न होकर अनेक घटकों के सम्मिलित स्वरूप को पर्यावरण कहते हैं। तो अब ये होता है कि वह घटक कौन से हैं। अगर मैं उन घटकों की बात करूं जिससे पर्यावरण बना है तो उसके मुख्यतः 3 घटक हो जाते हैं। पहला जैविक घटक, जिसे हम बायोटिक कहते हैं कंपोनेंट्स। वहीं पर दूसरा अजैविक घटक, या इसी को हम भौतिक घटक भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। वहीं पर अगर तीसरी बात करें तो ऊर्जा संघटक की बात करते हैं, अर्थात एनर्जी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब ये बात उठती है कि ये जैविक संगठक क्या हैं। तो जैविक संगठक के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिसमें जान होती है। जान का मतलब अर्थात वे सभी जो सजीव होते हैं, अर्थात पौधों की बात करें, मानव की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, ये सजीव होते हैं तो वे सभी जैविक संगठक के अंदर आते हैं। वहीं पर अब हम अजैविक या भौतिक संगठक की बात करें तो जिसमें जान नहीं है, अर्थात जो निर्जीव हैं, वे सभी अजैविक असंगठक के अंतर्गत आते हैं। अब ये होता है कि इसके अंदर किसके अंदर जान नहीं है। तो स्थल के अंदर जान नहीं है, हवा के अंदर जान नहीं है,
जल के अंदर जान नहीं है। अर्थात जितने भी ये सब हैं, ये सभी अजैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर एक तीसरा भी है ऊर्जा संगठक जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, वह चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे पवन एनर्जी हो, चाहे भूतापी ऊर्जा हो, इनको हम ऊर्जा संगठक के अंदर इनकी हम चर्चा करते हैं। अब हम बात मानव पर्यावरण संबंध की करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध से तात्पर्य है कि ये मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, यानी कब इनकी मानव की पर्यावरण से मित्रता थी, कब मानव पर्यावरण में दुश्मनी हो गई। अगर इन सभी बातों की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक हम मानव पर्यावरण के मध्य अगर संबंधों को 4 चरणों में बांट सकते हैं। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो वह एक आखेटक एवं भोजन संग्रह काल था। वहीं पर दूसरे चरण की बात करें तो पशुपालन एवं पशुचारण संग्रह काल था। वहीं पर तीसरे की बात करें तो पौध पालन एवं कृषि काल था। वहीं पर चौथे चरण और अंतिम की बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण काल था। अब हम इन चारों चरण की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं आखेटक एवं भोजन संग्रह काल। अगर मैं बात करूं तो इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में जो मानव था वह इस पर्यावरण का एक अभिन्न भाग था, अर्थात एक घटक था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे, अर्थात मानव एक भौतिक मानव के रूप में था, उसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उसकी कुछ आधारभूत मांग थी, वह केवल भोजन तक सीमित थी। उसे केवल पर्यावरण से भोजन चाहिए था। वह केवल अपनी भूख शांत करना चाहता था और उसे कुछ नहीं चाहिए था। और वह उसकी भूख की शांति जंगलों के फल फूल तथा कंदमूल से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। उसे न तो आवास की आवश्यकता थी, न उसे सड़क की आवश्यकता थी, न उसे किसी गाड़ी घोड़ा की आवश्यकता थी। वह केवल एक घुमंतु प्राणी था। वह जहाँ यत्र तत्र गुफा में अपनी रातें गुजार देता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय जो हमारा आदि मानव था और पर्यावरण था, उनके बीच बड़े मधुर संबंध थे। वहीं पर अब हम अगले चरण की बात करें तो पशुपालन एवं पशुचारण काल था। समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन ने, जो हमारा मानव आदि मानव था, उसने सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया। क्योंकि अपने को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों से बचाने के लिए जन समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया। अर्थात जो मानव पहले खाना बदोश घूमता था, अब वह सामाजिक मनुष्य हो गया। और इस तरह से पालतू पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया। परंतु इसका भी पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पालतू तथा मनुष्यों की संख्या अब भी सीमा के अंदर थी। इसलिए अभी भी मानव पर्यावरण के बीच एक मधुर संबंध बना था, यानी दूसरे काल तक भी कोई भी संबंध में खराबी नहीं आई थी। अब हम मानव पर्यावरण के तीसरे संबंध की बात करते हैं और तीसरा चरण है पौध पालन एवं कृषि काल। हमने देखा कि जब धीरे धीरे मानव का विकास हो रहा था तो वह अब अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। अब जब अस्थायी जगह एक ही जगह रहना शुरू किया तो वह जो भी खाता था वो अपने अगल बगल उन बीजों को फेंक देता था। अब जब बीजों को फेंक देता था तो एक समय बाद देखता था कि उसी तरह का पौधा फिर उगाया और उसमें से फिर उसी तरह का फल फूल आया। तो जो उसे अच्छा लगा, अब वह अपने आसपास फेंकना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब अगल बगल फेंकना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके अंदर कृषि कार्य करने की शुरुआत हुई और यहीं से कृषि कार्य करना मानव ने शुरू कर दिया।
और जब कृषि कार्य होने लगा तो अब सरप्लस उत्पादन होने लगा। जब सरप्लस उत्पादन होने लगा तो कई सामाजिक संगठनों का भी आविर्भाव हुआ, यानी कुछ का बिजनेस करने लगे, कुछ लोग उस कार्य को करने लगे। अब धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वह जंगलों को भी काटना शुरू कर दिए, और जिन जंगलों को काट नहीं पाते थे वहाँ पर वह आग लगा देते थे। इसका मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो अभी तक अगले 2 चरण की बात किया था जिसमें मानव पर्यावरण का संबंध मधुर था, उसने इस कृषक काल में कहीं न कहीं अब पर्यावरण को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से अगर मैं कहूं तो मानव और पर्यावरण के बीच दुश्मनी का बीज इसी काल में पड़ गया। अब हम बात मानव पर्यावरण संबंध के अंतिम चरण अर्थात विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकीकरण काल की करते हैं। इस चरण में मानव पर्यावरण का जो संबंध था, जो कृषक काल में जो दुश्मनी के बीच पड़े थे, वह चरम पर पहुंच गए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा विज्ञान का विकास होता गया, हमारी प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, हम अब अंधाधुंध प्रकृति के जो संसाधन थे उनका दोहन करना शुरू कर दिया। अब हम जंगलों को काट काट के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लगे, वहाँ पर सड़क बनाने लगे, वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह जब हमने प्राकृतिक संसाधनों का अपनी लोलुपता के कारण, अपने लालच के कारण जब हमने उसका दोहन शुरू किया तो अब पर्यावरण ने हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो दुश्मनी का बीज कृषक काल में पड़ा था, अब वो अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि अब उल्टा पर्यावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगा। और प्रभाव जब डालने लगा तो हमारे अंदर कई बीमारियों ने घेर लिया। और जब निश्चित है पर्यावरण ने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब हमें समझ में आने लगा कि हमें अब विकास सोच समझकर करना है, हमें पर्यावरण से दुश्मनी लेकर नहीं करना है, यानी पर्यावरण का ध्यान भी रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम पर्यावरण की चर्चा इतनी क्यों करते हैं, हम पर्यावरण से हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसके महत्व को हम कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला तो यही है कि जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, हमारे मूलभूत है, वह इसी पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। हम भोजन की बात करें, हम पानी की बात करें, हवा की बात करें, रहने के स्थल की बात करें, मिट्टी की बात करें, जल की बात करें, ये सभी संसाधन हमें पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। वहीं पर हम दूसरे बिंदु की पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें तो पर्यावरण में सभी घटक एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे मानव और जानवरों दोनों के लिए आवश्यक होता है। यह संतुलन जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं पर अगले महत्व की बात करें तो जलवायु और मौसम नियंत्रण का नाम ले सकते हैं। हमारा जो पर्यावरण है ये जलवायु को नियंत्रित करता है, जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और समुद्र हमारा जो वैश्विक तापमान है उसको संतुलित करने का प्रयास करता है। वहीं पर अगले महत्व की बात करें तो यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी ये जोर देते हैं। कई संस्कृतियों में हम पर्यावरण को पवित्र मानते हैं। नदियाँ, पहाड़ और जंगल हमारे पूजा के केंद्र रहे हैं और हमें पर्यावरण प्राकृतिक सौंदर्य और शांति प्रदान करता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। अब हम पर्यावरण के प्रकारों की बात करें कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको भी हम कई बिंदुओं के रूप में ले सकते हैं। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण। इस प्राकृतिक पर्यावरण में जंगल, नदियाँ, पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान ये प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं। इसमें बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के बिना इनका विकास स्वाभाविक रूप से
होता जाता है। वहीं पर हम अगले अगर प्रकार की बात करें तो यह शहरी पर्यावरण, यह शहरी पर्यावरण क्या होता है, यह प्रकृति जनित नहीं होता है, यह मानव निर्मित पर्यावरण होता है, जिसमें हमने शहर बसा दिया, औद्योगिक क्षेत्र बसा दिया और यह प्राकृतिक पर्यावरण पर दबाव डालते हैं और यहीं से प्रदूषणों की शुरुआत होती है और यहीं से हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर देते हैं। वहीं पर अगले प्रकार की बात करें तो ये सामाजिक पर्यावरण है। यह सामाजिक पर्यावरण में मानव समाज, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता है। सामाजिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग और संरक्षण को भी प्रभावित करता है। अब हम पर्यावरण की चुनौतियों की चर्चा करते हैं। अगर पर्यावरण की चुनौतियों में हम सबसे पहले चुनौती की बात करते हैं तो ये प्रदूषण है। आज प्रदूषण, चाहे वह मृदा प्रदूषण लें, वायु प्रदूषण लें, ध्वनि प्रदूषण लें, जल प्रदूषण लें, अर्थात सभी पर्यावरण जो हमें घेरे हैं सब लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं और ये प्रदूषण मानव जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और लगातार मानव जीवन संकट में घिरता चला जा रहा है। वहीं पर हम दूसरी चुनौती की बात करें तो जलवायु परिवर्तन। आज लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर बर्फ पिघलने लगेंगे और जब बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र तल में वृद्धि होगी और ऐसे में हमारा पूरा क्लाइमेट ही चेंज होने की आशंका जाहिर की जाती है। वहीं पर हम अगले चुनौती की बात करें तो आज जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। हम लगातार वनों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं, हम शहरीकरण करते जा रहे हैं और अवैध शिकार के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं जिससे पूरा हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। वहीं पर हम अगले अगर बात करें चुनौती की तो संसाधनों का हम अतिदोहन कर रहे हैं। आज लगातार हम प्राकृतिक संसाधन, चाहे वह खनिज हो, जल हो या कोयला हो, चाहे पेट्रोल है, हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण असंतुलित होता चला जा रहा है। वहीं पर हम प्लास्टिक और अन्य ऐसे जैविक कचरे बढ़ा रहे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और लगातार हमारे सामने यह चुनौतियां आती जा रही हैं। अभी तक हमने बात पर्यावरण की चुनौती की किया, लेकिन केवल चुनौती नहीं, हमें इसके लिए अब उपाय करने होंगे। अर्थात हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अब उन पर भी हम चर्चा करें। तो सबसे पहला अगर मैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय की बात करूं तो वृक्षारोपण है। आज हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक वृक्ष अगर लगाएंगे तो निश्चित है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अगर हम अब अन्य उपाय की बात करें तो हमें अब नव्यकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा। नव्यकरणीय ऊर्जा का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा जिसका उपयोग करने के बाद भी वह समाप्त न हो। अब ऐसे ऊर्जा की हमें आवश्यकता है जिसमें हम सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, हम पवन ऊर्जा की बात कर सकते हैं, हम जल विद्युत ऊर्जा की बात कर सकते हैं। अब ऐसी ऊर्जा का हम प्रयोग करें जिससे प्रदूषण कम से कम होता है और हम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों पर अपनी निर्भरता कम से कम करें। वहीं पर अगले उपाय की बात करें तो आज लगातार ज़्यादा से ज़्यादा घरों से अपशिष्ट निकल रहा है, यानी वेस्टेड पदार्थ निकल रहा है। तो ये जो कचरा निकल रहा है इस कचरे का भी हमें प्रबंधन करना होगा क्योंकि ये कचरा प्रकृति में जाकर, पर्यावरण में जाकर ये दुष्प्रभाव करता है, रोगों को बढ़ाता है। तो ऐसे में इस कचरे को हमें रिसाइकिल करना होगा, इसका पुनः उपयोग करना होगा, इस जैविक खाद बनाकर इस कचरे को कम करना होगा। वहीं पर अगले अगर उपाय की बात करें तो जागरूकता। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो हमें जागरूकता फैलाना है, सबको ये बात बतानी है कि पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप ही सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। और अगर मैं अपने विचार से करूं तो दो चीज़ अगर किया जाए तो ये अपने आप
पर्यावरण की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए और वहीं दूसरी बात सबको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, अपने आप इन सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वहीं पर अब हम पर्यावरण संरक्षण के अगर कुछ और उपायों की बात करें तो हमें सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह सख्त से सख्त ऐसी नीतियां और कानून बनाएं कि लोग पर्यावरण को नुकसान करने के पहले 20 बार सोचें। और वहीं पर जो प्लास्टिक ऐसे पदार्थ जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इनके उपयोग को कम से कम किया जाए और तभी मैंने कहा कि तभी जाकर हम पर्यावरण की जो ये चुनौतियां हैं इनसे हम निपट सकेंगे। अभी तक हमने पर्यावरण के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की। विस्तृत चर्चा के तहत हमने पर्यावरण क्या है, मानव पर्यावरण संबंध क्या था, कब उनमें बीच पड़े, कब दुश्मनी हुई, कब पर्यावरण का जो संगठक होता है वो क्या होता है, पर्यावरण की क्या चुनौतियां हैं, पर्यावरण के क्या प्रकार हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं, इन सभी की अगर हम चर्चा करने के बाद देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन की नींव है। इसे बचाए रखना हमारी व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक जिम्मेदारी है। यह केवल हमारी ही पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वरदान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करे तो हमें कुछ छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना होगा, हमें पानी और बिजली की खपत कम करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उसे कम करना होगा, इनका संरक्षण करना होगा और इन सभी के उपायों के द्वारा हम जो अस्थायी और सतत विकास का हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ हमने काफ़ी इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।